एक सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने फील की है, अगर आप उस पर वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली है ना फ़ायदा मिलने वाला है। एक्चुअली मैं शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा राइटर भी हूँ जिसको है ना अपनी बुक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। हेलो दोस्तों, तो आज हम आपके लिए लेके आए ये नया वीडियो जिसमें हम चर्चा करेंगे 2024 की जो प्रीलिम्स है उसकी स्ट्रेटजी हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, मेरे बारे में आप जानते ही हैं, मेरा नाम उपेंद्र ढाका है और मैंने 3 बार यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर किया है। 2023 का प्रीलिम्स भी मैंने क्लियर किया है। 2019 में मैंने आईएएस का इंटरव्यू भी दिया है और इसके अलावा आप मुझे पीवाईक्यू वाला जो बुक है जो मैंने और धर्मेंद्र सर ने लिखी थी उस वजह से भी आप लोग मुझे जानते होंगे। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम किस बात पे चर्चा करने वाले हैं कि जो लोग मान लीजिए 2023 का जिन्होंने दिया था या वो असफल रहे या जो पहली बार 2024 में पेपर देंगे, उनको किन चीज़ों पर फोकस करना चाहिए और ऐसी कौन सी बातें थी जिनका मैंने ध्यान रखा था और मेरी जो ये जर्नी रही है उसमें मैंने जो चीज़ें सीखी हैं वो मैं आपके साथ थोड़ा शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहले अगर बेसिक हम बात शुरू करें तो प्रीलिम्स जो 2023 का पेपर है उसको देखने के बाद थोड़ी सी तो आपको लग ही गया होगा कि यूपीएससी है वो चेंज करता रहता है और वो बदलने वाला नहीं है। 2024 में भी आपको कुछ न कुछ नया मिलेगा, लेकिन फिर भी जो जिस अमाउंट में अभ्यर्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाना था वो तो बुलाए गए, यानी पास तो होंगे। तो हमें क्या है कि खुद को उस हिसाब से थोड़ा सा प्रिपेयर करना है। यूपीएससी चाहे कोई इनोवेशन करो, चाहे आपके ऑप्शंस को मोल्ड करके यार कैसे भी करके दे दे, तो हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। प्रीलिम्स में देखो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो है कि हमारे पास सिलेबस नहीं है। मेंस का पूरा एकदम विश्लेषित सिलेबस आपके सामने है, लेकिन प्रीलिम्स का इस तरीके से विश्लेषित सिलेबस हमारे पास नहीं है और वही हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। तो कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने क्या है कि ऐसे पता लगा रखा है कि यार यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, इस टाइप का सिलेबस है, तो वो आप देखते भी हो, उन लोगों को ज़्यादा फ़ायदा भी होता है। तो आपका पहला काम ये है कि एक तो जो मेंस का सिलेबस है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ रहे हो तो कुछ लोग तो ऐसा है कि प्रीलिम्स और मेंस को एक साथ लेके चलते हैं, और जैसे अभी अक्टूबर चल रहा है तो अभी भी कुछ लोग मेंस पढ़ ही रहे होंगे जिन्होंने अपना मान लो GS 1, 2, 3, 4 जिसमें भी मान लो कमी रह गई हो या ऑप्शनल है वो अभी प्रिपेयर कर ही रहे होंगे, यानी आपने मेंस का सिलेबस तो देखा ही है। तो यार मेंस का सिलेबस है ना, एक तो वो आपके लिए ना एक मार्ग निर्देशक बन सकता है। वहाँ से यूपीएससी क्या करता है कि जैसे आप देख रहे होंगे पॉलिटी में, जैसे अगर हम चर्चा करें तो अगर आप मेंस का सिलेबस देखते हो तो वहाँ पर आपके दिया हुआ है कि विभिन्न देशों के जो संविधान है उनमें तुलनात्मक स्टडी वाला है। और यूपीएससी आप देखते भी हो, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि संसदीय व्यवस्था हमारी है तो हम हमारी और ब्रिटेन की संसदीय व्यवस्था में क्या अंतर है, ऐसे क्वेश्चंस यूपीएससी पूछता रहता है। तो एक तो हमारे पास सिलेबस का जो तोड़ है कि सिलेबस नहीं है तो हम कहाँ से देखें, तो मेंस वाला सिलेबस है। एक सबसे बेस्ट चीज़ जो मैंने फील की है, अगर आप उस पर वर्क करोगे तो आपको डेफिनेटली है ना फ़ायदा मिलने वाला है। मुझे तो मिला है और इवन मेरे जो भी साथी हैं जो प्रीलिम्स क्लियर करते हैं उनके सबके साथ यही है कि उन्होंने जो पीवाईक्यू है उनके आधार पे उन्होंने क्या कर लिया, अपना सिलेबस बना लिया है कि देखो इस टॉपिक से हर बार यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है। जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, आप इकोनॉमी है तो इकोनॉमी में आप इकोनॉमी के पेपर देखो जो भी 5 साल 10 साल, तो उसमें आप देखोगे कि जो बैंकिंग वाला है, मनी और बैंकिंग वाला पोर्शन है, वहाँ से यूपीएससी हर साल प्रश्न पूछ रहा है। तो वो आपका सिलेबस हो गया ना, अब वो डिफाइन करने की जरूरत नहीं है, अब डिफाइन अपने आप हो गया, यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रही है तो डिफाइन ही है। तो सबसे बेस्ट चीज़ क्या है आपके लिए, पीवाईक्यू। पीवाईक्यू है, वहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना सिलेबस अपनी चीज़ें वो देख सकते हो कि यार ये टॉपिक है, ये यूपीएससी बार बार पूछ रही है तो हमें क्या करना है, इनको तो ढंग से प्रिपेयर करके जाना ही। तो आप कोई भी जैसे पीवाईक्यू वाली हमारी बुक है तो हमने क्या किया था, उसमें ये चीज़ दिखाई भी है कि देखो यार इस टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रखे हैं, उनको ढंग से हमने क्या किया था, एक्सप्लेन भी आपके सामने किया था। वैसे आप बुक को जानते भी हैं और इसके अलावा मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ। इस बुक से मतलब अगर आप खुद देख सकते हो कि 2023 में भी जो इतना जटिल पेपर था उसमें भी 15 से 20 क्वेश्चन एकदम, कुछ तो एकदम डायरेक्ट और कुछ इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन आए थे, तो काफ़ी हेल्प हो जाएगी आपकी। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन चर्चा करें तो जैसे पॉलिटी है, ठीक है, तो पॉलिटी में क्या करना है यार, पॉलिटी में देखो होता है क्या है, तो हमारे रिसोर्सेज है ना वो लिमिटेड रहने चाहिए। लक्ष्मीकांत है तो लक्ष्मीकांत से आपकी पॉलिटी के 70 से 80% क्वेश्चन आ जाएंगे,
तो उस पर आप रिलाई कर सकते हो, उसको बार बार रिवीजन करो, ठीक है। मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ने की बजाय एक ही चीज़ को बार बार पढ़ो, ज़्यादा फायदा होगा। और क्या करना है, और आप एनसीईआरटी जो पॉलिटी की हैं वो आप देख सकते हो, उनसे काफ़ी हेल्प हो जाएगी। जो कुछ क्वेश्चन आते हैं ना जो शब्दावली वाले, परिभाषा वाले कि संवैधानिक सरकार क्या है, राज्य की क्या परिभाषा हो सकती है, ठीक है, तो वो क्वेश्चन वहाँ से आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। करंट अफेयर का रोल पॉलिटी में बहुत ज़्यादा रहने वाला है। क्यों? क्योंकि आपको क्या करना है, सिलेबस से कनेक्ट करके, जैसे आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो, एक थोड़ी सी दिक्कत भी रहती है करंट अफेयर में। हम क्या करते हैं, बहुत चीज़ें पढ़ते रहते हैं, हर महीने भर के करंट अफेयर आता है, कोचिंग्स में होड़ मची रहती है कि यार हम ये इतना करंट अफेयर बता देंगे, और बच्चों को भी लगता है यार ये बहुत ज़्यादा पढ़ाते हैं। लेकिन वो आपके काम का कितना है? यूपीएससी ऐसे रेंडमली नहीं उठाती है। यूपीएससी उसी करंट अफेयर को उठाएगी जो आपके सिलेबस से कहीं ना कहीं कनेक्ट होगा। जैसे जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, सबको पता है संवैधानिक संस्थाएं, इनसे यूपीएससी है ना क्वेश्चन पूछता आ रहा है, ठीक है। जैसे आपने 102वां संविधान संशोधन था, उससे ओबीसी आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये करंट अफेयर जब चल रहा था ना, तो आप डायरेक्ट देख सकते हो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है उससे। तो इस प्रकार से आपको पहचानना है कि जो करंट अफेयर मैं पढ़ रहा हूँ क्या ये काम का है, यूपीएससी ने इससे क्वेश्चन पूछा है, मेरे सिलेबस के किस पोर्शन से कनेक्ट हो रहा है। ये जब तक नहीं सोचोगे ना, केवल पढ़ते रहोगे तो यार है ना याद नहीं हो पाएगा। क्योंकि याद कब होता है, जब हमें पता हो कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। तो आप पॉलिटी में 3 चीज़ें करोगे, आपका आसानी से काम बन जाएगा। मैंने अपने सभी प्रयासों में जिनमें मुझे सफलता मिली है यही काम करके गया था, अच्छे नंबर आए पॉलिटी में, ठीक है। उसके बाद में आप आ सकते हो हिस्ट्री पे। हिस्ट्री में यार ओल्ड और जो न्यू एनसीईआरटी है बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है, आप आसानी से उनको पढ़ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा एक जैसे अगर रेफरेंस बुक की बात करो, तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया था कि आर्य पब्लिकेशन की जो बुक है वो यार बहुत अच्छी है, मुझे तो पर्सनली बहुत बेनिफिट होता है। तो उसमें क्या है कि आपका जो एंसेंट है, मिडाइवल है और जो मॉडर्न है, वो तीनों क्या एक साथ उसमें कंपाइल किए गए। थोड़ी मोटी है लेकिन फिर भी जैसे एक एक क्वेश्चन के लिए अपन एक एक बुक पढ़ें, जैसे आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे बताते रहते हैं विद्वान कि आप ये क्वेश्चन तो उस बुक से आया था। यार एक बुक के लिए एक क्वेश्चन पढ़ना ना समझदारी नहीं है, हमारे पास टाइम नहीं है। यूपीएससी एस्पायरेंट के साथ सबसे बड़ी कमी ये रहती है, जब शुरुआत करते हैं जुलाई में तब तो कहते हैं यार 1 साल है, फिर आते आते क्या टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, तो वो चीज़ें चलती रहती है। तो आप आर्य वाली बुक है ना, और सबसे अच्छी बात है वहाँ से ऐसा होता है कि 90% क्वेश्चन कवर कर लेती है वो बुक। तो आपने मैंने बताया भी था ये इस टाइप की बुक आती है, तो आप इसको देख सकते हो। और अगर आपने कुछ और पढ़ रखा है, आपको लग रहा है कि वहाँ से हमारा काम हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं पहली बात तो, और करंट अफेयर का इसमें बहुत अच्छा रोल रहता है। अगर मैं रेफरेंस बुक की या ऐसे बात करूं टीचर की, तो आप मृणाल सर हैं, रामेश्वर सर हैं, उनके वीडियोस आप देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा कोई और है तो आप कोई भी एक रेफरेंस बुक ला के वही काम करना है। पीवाईक्यू, जैसे किसी को लग रहा है कि नहीं हम और कुछ करें, तो आप ना वही पीवाईक्यू रेफरेंस बुक और देख लो कि यार इन टॉपिक से क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो आप उनका कुछ स्टैटिक पोर्शन है उसको ढंग से प्रिपेयर कर लो। इसके अलावा करंट अफेयर का इकोनॉमिक्स में बहुत ज़्यादा रोल रहने वाला है। करंट अफेयर का मैं आगे बताऊंगा आपको कि करंट अफेयर के लिए आप क्या क्या पढ़ सकते हो, ठीक है। इतना सा यार एनसीईआरटी है ना, उनके लिए इकोनॉमिक्स में जिस बच्चे की इकोनॉमिक्स नहीं रही हुई है ना, तो उस एनसीईआरटी से उसको कोई फायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि वो इतनी मतलब जटिल है कि आप उसको पढ़ोगे ना समझ में नहीं आएगा। तो आपको हेल्प तो लेनी पड़ेगी, तो आप नोट्स देख सकते हो। हाँ, अगर कोई टॉपिक है आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आजकल तो यार इतने फ्री रिसोर्सेज हैं, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप गूगल कर सकते हो, उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हो। इसके हालांकि मेहनत करनी पड़ेगी आपको। देखो हो सकता है कि सर आपने आप इसमें कुछ नया क्या बताया, यार ये मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें इन्वायरमेंट की, तो इन्वायरमेंट के अंदर आप कोई भी एक रेफरेंस बुक, हिंदी में से दृष्टि की बुक लोग पढ़ते हैं तो वो पढ़ सकते हो। इसके अलावा जो हमारी 12th की बायो की एनसीईआरटी है उसके कुछ चैप्टर हैं वो आप पढ़ सकते हो। इसमें भी करंट अफेयर का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। अब अगर किसी ने स्टैटिक कर रखा है ठीक ठाक काम का सा, तो आप है ना सीधा करंट अफेयर है ना उस पर पूरा फोकस करो, वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं। और अब उनका नेचर क्या रहता है, कितने हार्ड मतलब किस लेवल के आते हैं, उनकी कठिनता कितनी होती है, तो वो काम खुद को करना आपको, ठीक है ना। कोई भी पीवाईक्यू बुक उठाओ उसमें देख लो,
हालांकि हमारी बुक है उसमें हमने एक्सप्लेन भी कर रखा है सारे के सारे जो भी क्वेश्चन आए हैं, इवन ऑप्शंस को भी एक्सप्लेन कर रखा है, तो आपका काम आसान वहाँ पे हो जाएगा, तो वो बुक आप ले सकते हो। इसके अलावा अगर हम आगे चलें, ज्योग्राफी में 6 से लेकर 12 तक की जो एनसीईआरटी है, सारे लोग यही बताते हैं, तो और काम भी आती हैं, जैसे मैंने पढ़ी भी हैं, स्टैटिक वाला पोर्शन वहाँ से हो जाता है। फिर करंट अफेयर, तो करंट अफेयर जो मैपिंग वाला पोर्शन है वहाँ तो यार करंट अफेयर काम आता ही आता है, क्योंकि जो भी प्लेस है वो चर्चा में रहता है, जो भी देश है उसके बारे में यूपीएससी पूछ ही लेती है। जैसे आप सब लोग को आइडिया होगा कि यार यूक्रेन वाला जो युद्ध हो रहा था ना, तो यूपीएससी आज न तो कल उसके बारे में क्वेश्चन पूछेगी और पूछ ही लिया, ठीक है। इसके अलावा अफगानिस्तान वाला था, तो वहाँ पे जिस तालिबान का शासन था वो वापस आए, तो ऐसा था प्रोबेबल कि यार यहाँ से क्वेश्चन यूपीएससी पूछेगी। अफ्रीका है, तो अफ्रीका के अंदर क्या है कि सैन्य विद्रोह होते रहते हैं, आंतरिक संघर्ष चलता रहता है, तो इवन अगर आप उठा के देखोगे तो सूडान और इथोपिया वाला एरिया है, वहीं से यूपीएससी ने प्रीवियस ईयर्स में 3 से 4 बार क्वेश्चन पूछ लिए। तो कोई बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है मैपिंग वाला। मैप के लिए आप क्या कर सकते हो, एक एटलस ले आओ और जो भी स्थान चर्चा में, चाहे कोई झील हो, नदी हो, वो सारी की सारी आपको क्या करते हैं, जब आए, देखो एक दिन में मैप तैयार नहीं होगा, आपको उसके लिए कंटिन्यू है ना हर दिन थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ओके, उसके बाद में अगर अपन बात करें तो साइंस एंड टेक के लिए देखो एक कोई ऐसी बुक तो है नहीं जिससे सारे क्वेश्चन आ जाएं। साइंस एंड टेक क्या है, डायनेमिक टाइप का है और मेनली करंट अफेयर से ज़्यादा रिलेट करता है। सर कोई रेफरेंस बुक, कोई भी यार एक बुक आप ला सकते हो, मतलब जो भी आपको ठीक ठाक लगे, वहाँ से सारे क्वेश्चन नहीं आने वाले, आपको उसके लिए प्रिपेयर करना ही पड़ेगा। आपको एक तो जो मेंस का सिलेबस है उसमें जो जिक्र में है, जो जो टॉपिक जिक्र में, उनको आप क्या करोगे, ढंग से प्रिपेयर करोगे। अब उस स्टैटिक पोर्शन के लिए आप कोई भी नोट्स और बुक ले सकते हो। प्लस करंट अफेयर का भयंकर रोल रहने वाला है। आप देखोगे कि है ना, जो भी चीज़ें चर्चा में रह रही हैं उनके बारे में यूपीएससी साइंस एंड टेक में क्वेश्चन पूछ लेता है। ओके, तो साइंस एंड टेक के लिए करंट अफेयर है ना, उसको ढंग से प्रिपेयर करना है। अब वही बात है, करंट अफेयर आप सोच सकते हो कि सर वो तो भर भर के आता है, तो आप जब टॉपिक पढ़ रहे हो, जैसे बायोटेक है, बायोटेक से संबंधित कोई करंट अफेयर है, तो वहाँ उसमें जाओ, डीपली जा सकते हो। क्यों? क्योंकि वहाँ से हर वर्ष 1 या 2 क्वेश्चन आते हैं। नैनोटेक है, उसके बारे में चर्चा में कुछ है, नोबेल प्राइज़ मिला है, जो भी है, तो आप क्या कर सकते हो, या भारत में या कहीं भी कोई इनोवेशन हुआ है, तो उसको आप ढंग से प्रिपेयर कर सकते हो गहराई में जाकर। क्यों? क्योंकि यूपीएससी ने उस थीम पर पहले क्वेश्चन पूछे हैं। समझ रहे हो? ग्रीन हाइड्रोजन है, तो ग्रीन हाइड्रोजन हमें पता है पूरे ईयर चर्चा में था, ठीक है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ लिया, तो कोई उतना हार्ड भी नहीं है, हम थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं। ओके, फिर करंट अफेयर की अगर हम बात करें, तो करंट अफेयर आप, ये बात देखो, एक चीज़ होती है, या तो कोई इंसान मंथली पढ़ता है कंपाइलेशन, कुछ इंसान है वो हर दिन पढ़ते हैं, ये आप पर डिपेंड है, जो आपको सूट करता है। आप मान लो कोई काम कर रहे हो, या आप जो भी कोचिंग करते हैं, जिस हिसाब से भी आपको जिस हिसाब से टाइम मिल रहा है आप उसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन करंट अफेयर इंपॉर्टेंट होता है, तो आप चाहो तो पर डे भी पढ़ सकते हो, ठीक है। कौन सी चीज़ें पढ़नी है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस है, वो ठीक है, वरना विजन है, विजन का करंट अफेयर बहुत अच्छा है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। ओके, बट ध्यान रखना, करंट अफेयर देखो, एक तो होता है पढ़ना कि मैंने इस महीने का करंट अफेयर पढ़ लिया, एक होता है कि आप उसको कनेक्ट कर करके पढ़ो कि हाँ मैं ये करंट अफेयर पढ़ रहा हूँ, ये मेरे सिलेबस में या मेरे पीवाईक्यू में, मैं सच बता रहा हूँ, इतना सा अगर आप बदलाव कर लोगे पढ़ने में, तो उससे भयंकर फायदा आपको हो जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आप कर सकते हो। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो सी सेट वाला जो पोर्शन है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सी सेट बहुत हार्ड था 2023 वाला। अब उसमें हमें ये सबको पता है कि भाई रीजनिंग आती है, मैथ्स आती है, कॉम्प्रिहेंशन आते हैं। अब 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, एक इंजीनियरिंग बैकग्राउंड वाले हो रहे हैं या जिनका साइंस बैकग्राउंड रहा है वो, और एक जो ह्यूमैनिटीज़ वाले, आर्ट्स वाले, तो उनको लगता है कि कॉम्प्रिहेंशन सरल आ जाए तो काम बैठ जाए, या मैथ्स बहुत ज़्यादा सरल आए, और जिनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है तो उनको लगता है कि यार हम तो कर ही लेंगे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि मैथ्स और रीजनिंग वाला पोर्शन भी ठीक आया, तो उनको भी दिक्कत हुई। मेरी अप्रोच क्या रहती है, मेरे ऐसा है कि मेरी बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि साइंस भी ठीक नहीं है, मतलब मैथ्स वाला पोर्शन भी ठीक नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को करके जाता हूँ, कॉम्प्रिहेंशन भी करके जाता हूँ, और मैथ्स के वो टॉपिक जो ईजी हैं और रिपीट हो रहे हैं। सर ये मेहनत कहाँ से करें हम, यार आपको ना एक वीडियो, और वैसे इतने स्ट्रेटजी वीडियो हैं हर जगह, हर प्लेटफॉर्म पे है कि है ना किन किन टॉपिक्स हैं,
उनसे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक वीडियो देखना है और उसमें से आपको वो टॉपिक्स छांट लेने हैं। और इतना एक्सपीरियंस तो आपको है ही कि यार ये टॉपिक मैं कर सकता हूँ, ये टॉपिक मेरे लिए कठिन पड़ेगा, तो आप उनको लिख लो। और एटलीस्ट 15-20 टॉपिक मैथ्स रीजनिंग के करके जाओ, जहाँ से हर वर्ष क्वेश्चन आ रहा है, तो वो क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ने, समझ रहे हो। उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन, जो जिनके मैथ्स बैकग्राउंड रहा है साइंस वाला, वो तो देखो मैथ्स रीजनिंग सारा ही कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन अब आर्ट्स वाला और क्या कर सकता है, जिसका ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड रहा है, वो कॉम्प्रिहेंशन ढंग से करके जाओ। मैं इस बार की स्टोरी बताता हूँ कि धर्मेंद्र सर जब अपनी पीवाई ये बुक प्रिपेयर कर रहे थे सी सेट वाली, तो उन्होंने मुझे 10-15 ऐसे सी सेट के कॉम्प्रिहेंशन दिए थे। तो सच बताऊँ मेरे लगभग सही थे। तो मेरा ऐसे पहले प्रैक्टिस की हुई थी, कॉन्फिडेंस था। तो मैंने क्या किया, एग्जाम में मेरे साथ ये हुआ है इस साल कि मैंने 1 घंटे तक कोई मैथ्स के 10-15 क्वेश्चन ही मैं कर पाया था, और हार्ड भी थे। तो मुझे ये भी पता था कि यार इससे ज़्यादा मैं कर भी नहीं पाऊंगा। और सोचो, तो मैंने क्या किया, उसके बाद में कॉम्प्रिहेंशन अटेम्प्ट किए, सारे अटेम्प्ट किए, और मुझे पता है कि इस बार जो पास हुआ हूँ लगभग कॉम्प्रिहेंशन की कृपा से ही हुआ हूँ। तो आप एक पे किसी पे ना रिलाई मत करो। ऐसा नहीं कि केवल कॉम्प्रिहेंशन आपको पास करवा देंगे या केवल मैथ्स या रीजनिंग पास करवा देगी। बैलेंस रखो कि अगर एक चीज़ हार्ड भी आ जाए ना, तो भी हम फेल नहीं हो। तो इस बार जैसे मैथ्स रीजनिंग वाला हार्ड इतनी आई थी कि उनको भी दिक्कत आई थी, कुछ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी फेल हो गए थे, ठीक है। तो ह्यूमैनिटीज़ वालों को तो आनी ही थी फिर। तो इसलिए ना यार ये बैलेंस अप्रोच रखनी है। इतना सा अगर आप काम करके चले जाओगे तो आपका काम बैठ जाएगा। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि स्मार्ट वर्क है ना, वो स्मार्ट वर्क यही है कि आपने प्रीवियस ईयर्स देखे, ठीक है, उसके हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर कर लिया कि हाँ यार ये चीज़ इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उससे आपका काम, मतलब उसी से आपको यार मतलब मार्गदर्शन मिलता रहेगा आपको कि यार है ना, क्या चीज़ मुझे पढ़नी है, क्या चीज़ छोड़नी है। ऐसे ही करंट अफेयर में, जैसे आप कोई करंट अफेयर पढ़ रहे हो, उसको रिलेट करो कि ये किस टॉपिक से संबंधित है। ये हमारे जो भी क्या इस पे PYQ कोई आया हुआ है, या जो मेरा मेंस का सिलेबस है उससे किससे कनेक्ट है, तब जाकर ही है ना वो चीज़ आपको याद रहेगी। और UPSC ऐसे है ना बिना रीज़न की कोई चीज़ें नहीं पूछता है, ठीक है। तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हो। डिटेल्ड चीज़ें वो हम आगे लाते रहेंगे। और PYQ वाली जो हमारी बुक है यार, उसका मतलब हमने ही तैयार की है, मैंने और धर्मेंद्र सर ने, और मुझे तो उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक्चुअली मैं शायद, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक ऐसा राइटर भी हूँ जिसको है ना अपनी बुक से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और हालांकि बहुत सारे रिव्यू भी आते हैं, बच्चे भेजते भी हैं कि सर आपकी बुक है, उससे बहुत सारे क्वेश्चन डायरेक्ट भी आए। तो जिन बच्चों ने ले रखी थी उनको तो पता भी है कि बहुत सारे क्वेश्चन थे जो डायरेक्टली आए और कुछ क्वेश्चन इनडायरेक्टली भी आए। इनडायरेक्टली का मतलब ऐसा है कि यार अगर आपका ना 1 या 2 ऑप्शन एलिमिनेट करने में भी आपको हेल्प होती है, तो वो भी जो सीरियस स्टूडेंट है उसके लिए तो बहुत मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है। हो सकता है कोई बोल दे सर एकदम रिपीट तो नहीं होते, यार रिपीट होएंगे तो फिर कट ऑफ है ना वो 90 तो कैसे ही जाएगी जब चीज़ें रिपीट ही हो रही हैं। बट उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट रिपीट हो जाते हैं, और कुछ ऑप्शंस होते हैं जो आपको 2023 के जो पेपर था उसमें भी आपको मिले हैं। तो उस बुक को आप देख सकते हो। मैं दावा कर सकता हूँ कि है ना यार, मतलब आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। आपको ये तो नहीं है कि यार ये लेकर के यार क्या ही है, और मार्केट में इससे अच्छी बुक है भी नहीं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर्स, इसके अलावा अगर आपके पास और स्ट्रेटेजी है तो आप उस पर काम कर सकते हो। ओके, तो 2024 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक। एक और बात कि सर अभी क्या करें, 2000 जैसे 24 में हमें प्रीलिम्स देना है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो हम क्या प्रीलिम्स पे फोकस कर लें पूरा का पूरा। देखो ऐसा है कि अभी अक्टूबर चल रहा है, तो आप 1-2 महीने और अपना जो मेंस का सिलेबस है उसको, अगर आपने पूरे ईयर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आप 1-2 महीने और ना आपका जो मेंस वाला सिलेबस है GS 1, 2, 3, 4, जिसमें भी आपको कुछ लग रहा है कि वो मेरा थोड़ा सा वीक रह गया या आपका ऑप्शनल है, उसको आप कर सकते हो। लेकिन यार एटलीस्ट 5 महीने के आसपास तो आपको ना अपनी प्रीलिम्स के लिए देने ही चाहिए। और ऐसा नहीं है, जैसे आप पॉलिटी पढ़ते हो तो मेंस में भी तो आती है, तो वो हो जाता है। ऐसा नहीं है कि केवल प्रीलिम्स ही पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आपको मेंस में भी तो काम आती है। तो आप ये चीज़ कर सकते हो, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक।